इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? तो ये मेजर्स करता है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमी के लिए जो है कि खास करके इसको बनाया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसमें एट कोर इंडस्ट्रीज को रखा गया है। एट कोर इंडस्ट्रीज को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके प्रोडक्शन में बढ़ने से या इसके प्रोडक्शन में घटने से और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन घटेगा बढ़ेगा तो दूसरे इंडस्ट्री के भी प्रोडक्शन पे असर होता है, ठीक है। इसीलिए इस एट कोर इंडस्ट्रीज को इसमें डाला गया है। ये एट कोर इंडस्ट्रीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से बड़े हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको एक बार दो बार पढ़ के याद कर लें। सबसे पहला इंडस्ट्री क्या है? रिफाइनरी प्रोडक्ट। दूसरा इंडस्ट्री इसमें क्या लिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या लिया गया है? स्टील को। चौथा क्या लिया गया है? कोल को। पांचवा क्या है? क्रूड ऑयल। छठा क्या है? नेचुरल गैस। सातवां क्या है? सीमेंट। और आठवां क्या है? फर्टिलाइजर। ये एट कोर इंडस्ट्रीज हैं और इसके सवाल पूछ लिए जाते हैं। सिंपल सा सवाल पीटी में ये दिया जाता है कि इनमें से कौन जो है कि कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कोर इंडस्ट्री याद होना चाहिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन ये क्या है? एट कोर सेक्टर्स हैं। इस एट कोर सेक्टर का जो है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का जो वेटेज निकलता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, आईआईपी में, वो 40.27% वेटेज सिर्फ और सिर्फ जिसको इसी का निकलता है, ओवरऑल वेटेज में इसका हिस्सा है, ठीक है। इसलिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हमें क्या पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें और भी अलग अलग से सेक्टर्स होते हैं, तो इसमें जब मतलब कि इसमें फिर सेक्टर वाइज जब डिफाइन करते हैं उसके वेटेज को लेना स्टार्ट करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा वेटेज इसमें दिया जाता है 77.63%। उसके बाद माइनिंग सेक्टर को वेटेज दिया जाता है, वो है 14.37%। और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को जो वेटेज दिया जाता है वो करीब करीब 8% के आसपास है, ठीक है। तो ये है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके बाद जो अगला पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखिए, अभी हम लोगों ने दो तीन तरीके का देख लिया। एक होलसेलर के दृष्टि से देखा, उसके बाद कंज्यूमर के दृष्टि से देखा, उसके बाद जो है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा मैन्युफैक्चरर के दृष्टि से, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइस इंडिकेटर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये भी कॉर्पोरेट की दृष्टि से ही बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो प्राइस रखा जाता है वो किसका हो जाता है कि प्रोड्यूसर का प्राइस कितना पड़ रहा है उस चीज को देखा जाता है कि एक वस्तु के मैन्युफैक्चरिंग करने में कितने पैसे की आवश्यकता हो रही है, उसके उसको उत्पादन करने में कितना लागत हमारा लग रहा है, उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है कि उसमें क्या इनपुट कॉस्ट में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है घट रहा है, उसका मतलब कि एवरेज चेंज क्या आ रहा है प्राइस में, किसी वस्तु को बनाने में किसी सर्विस को तैयार करने में क्या चेंज हो रहा है, उस चीज को इसमें मापा जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ वस्तु था, लेकिन उसके बाद जितना भी आ रहा है इसमें क्या दिख रहा है आपको? वस्तु और सेवा लगभग दोनों दिख रहा है। पीपीआई में भी वस्तु और सेवा दोनों है। किया गया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स चूंकि फाइनल गुड्स बन के तैयार हो जाता है और वो मार्केट में निकल जाता है बिकने के लिए, तो उसमें जो भी उत्पाद शुल्क वगैरह लगना होता है वो लग जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें जो है कि प्राइस में टैक्स लगने से पहले तक का देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उत्पादन लागत कितना है, उसमें टैक्स नहीं जोड़ते हैं। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में चूंकि वो बल्क में मार्केट से निकल के उसमें जो भी उत्पाद शुल्क लगना था वो लग गया है, उसके बाद वो मार्केट में होलसेलर के पास पहुंच गया है, तो उसमें टैक्स इंक्लूड है। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में अभी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पे देख रहे हैं कि हमको सामान बनाने में कितना पैसा लग रहा है। जैसे भारत में कच्चा पेट्रोल तैयार करने में 42 रुपए के आसपास लगता है, वो होलसेलर के पास 42-43 रुपए में पहुंच जाए पेट्रोल, लेकिन उसमें टैक्स ही इतना ज्यादा रहता है कि आपको 100 रुपये में मिलता है वो पेट्रोल। तो क्या उसको उत्पादन का लागत उतना है? नहीं, उत्पादन का लागत तो 40-42-45 रुपए के आसपास पड़ता होगा, लेकिन उस आपको जब होलसेलर के पास पहुंचता है या कंज्यूमर के पास पहुंचता है उसमें टैक्स बहुत हैवी इंक्लूडेड है। इसलिए वो क्या दिखता है आपको? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में टैक्स नहीं दिखेगा, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में जब देखेंगे तो टैक्स देखेंगे, ठीक है। एट उसके बाद देखिए यस सर। वेट ऑफ ए आइटम क्या हो जाएगा डब्ल्यूपीआई में कि नेट ट्रेड वैल्यू पे इसका उसको उसको वेट असाइन किया जाता है। एक इंजीनियर को हायर करना है और उसके लिए हमको 100 नंबर का टेस्ट बनाना है,
तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल होना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे कि अगर वो यस इलेक्ट्रिकल सर। इंजीनियर है तो 60 नंबर का पेपर तो उसका टेक्निकल स्किल का ले लें। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें देखेंगे कि क्या कुछ अंग्रेजी वगैरह भी उसको आता है कि नहीं आता है, तो 20 नंबर का पेपर अंग्रेजी का बना लेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल उसमें है कि नहीं है, तो 5 नंबर का पेपर कम्युनिकेशन स्किल का ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं है, 5 नंबर का पेपर उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का ले लेंगे। तो जोड़ के कितना हुआ। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं इसमें कि सबसे बड़ा पेपर किसको दे रहे हैं, किसका वेट रख रहे हैं, टेक्निकल स्किल का। क्यों, टेक्निकल। क्योंकि इंजीनियर को हायर करते इंजीनियरिंग समय, बैकग्राउंड का है। हमको ये बात का ध्यान रखना है कि उसके पास सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है, तो उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो उसके इंजीनियरिंग के पेपर को, टेक्निकल पेपर को हम सबसे ज्यादा वेट देंगे। अब वो सिंगिंग करने आता है कि नहीं आता है, उसका अगर टेस्ट लेना होगा उसी 100 नंबर के पेपर में, तो उसको 2 नंबर असाइन किया जाएगा, 2% मात्र असाइन किया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर होना चाहिए, उसके पास अच्छा टेक्निकल स्किल होना चाहिए। वो गाना गाने जानता है कि नहीं जानता है, उससे हमको कोई बहुत मतलब नहीं है, इसलिए उसका वेट क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, अब इसी पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। एक सिंगर को हायर करना है तो आप सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे, उसकी सिंगिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो उसको आप 80% वेट देंगे। अब देखने में कितना अच्छा है कि नहीं, उससे उसको 5% वेट देंगे ना। तो किसको आप कितना महत्व दे रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है वेट असाइन करना, कि किसका महत्व कितना ज्यादा है। तो बेस ईयर का क्या इफेक्ट होता है उसको देखना है हम लोगों को। सिंपल सिंपल सी बात, आपको बेस ईयर का पता हो चुका होगा कि बेस ईयर का क्या इम्पैक्ट होता है। तो वही जो है कि आपको पढ़ना है कि बेस इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पे जो है कि बेस इफेक्ट का क्या असर, पिछले साल महंगाई का क्या स्थिति था उससे कंपेयर करते हैं कि अगले साल महंगाई का क्या स्थिति रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि पिछले साल महंगाई बिल्कुल भी नहीं था और इस साल जो है कि थोड़ा सा भी महंगाई बढ़ा है, तो वो क्या दिखेगा कि महंगाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर पिछले साल ही महंगाई बहुत ज्यादा था, इस साल उसमें अगर थोड़ा ज्यादा भी वृद्धि हो जाएगा तो भी क्या दिखेगा वो, कि महंगाई में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में महंगाई में वृद्धि बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसी को बोला जाता है बेस इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। तो मतलब कि पिछला हमारा क्या स्थिति था, जब हमने एग्जांपल दिया था एक स्टूडेंट का, कि 2 तरीके का स्टूडेंट है। एक हमारे पास टॉपर स्टूडेंट है जिसके कि मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में 90। अब 90 मार्क्स से उसको जो है कि 100 मार्क्स, सॉरी 90 मार्क्स से अगर उसको 92 मार्क्स जाना है, तो उसको करीब करीब 1.8% का उसके अंदर जो है कि वृद्धि देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है कि 30 नंबर से 45 नंबर लाता है, तो उसको क्या दिख रहा है कि वो 50% से वृद्धि कर रहा है। लेकिन एक्चुअल वृद्धि में बहुत अंतर है, कि वो अगर रियल फिगर्स में देखेंगे तो ये मात्र और ये जो है कि 30 से 45 बढ़ा है, तो ये 15 नंबर का वृद्धि किया है। जबकि वो 90 से 91 गया है, तो वो 90 से 92 गया है, तो वो 2 ही नंबर का वृद्धि किया है। लेकिन उसकी वृद्धि का वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 90 से 92 गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बेस बेस इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग समझा चुके हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होगा। तो वो जो प्रीवियस ईयर का क्या बेस था, अगर वो लोअर बेस रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जब थोड़ा सा भी वृद्धि होगा तो आपको बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा महंगाई में। पहले महंगाई मान लीजिए बहुत कम था, अगर 10 रुपये भी दाम बढ़ते हैं किसी वस्तु के तो वो बहुत ज्यादा दिखेंगे। लेकिन महंगाई खुद में बहुत ज्यादा था और वस्तु के दाम 20 रुपये भी बढ़ जाएंगे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि महंगाई कितना ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो परसेंटेज के वैल्यू में आपको कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रियल में महंगाई क्या है, बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि बेस इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें लोग किस तरीके से लोअर परसेंटेज चेंज दिखेगा, अपर परसेंटेज चेंज दिखेगा, तो वो अब सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा इस बात पे कि बेस कितना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक कमेटी बनाया गया था। ये कमेटी जो है कि क्या कहते हैं 2015 में फॉर्म किया गया था। ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत इसी में जो है कि एक स्टेटूटरी बॉडी है, वो संवैधानिक निकाय बनाया गया था। और उसके अंदर जो है कि उर्जित पटेल साहब के क्या कहते हैं गाइडेंस में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दिया गया था। और इसका टारगेट यही है कि ये इन्फ्लेशन को जो है कि कंट्रोल में रखने के लिए ये यूज किया जाता है। तो आपको हमने बताया भी कि आरबीआई किस जो है कि क्या कहते हैं इंडिकेटर को यूज करता है, तो वो सीपीआई रूरल प्लस अर्बन जो कंबाइंड वाला है उसको जो यूज करता है। और इसमें जो है कि इन्फ्लेशन को कितना से कितना परसेंट रखने का बात किया गया है, तो 4% से 6% के बीच जो है कि इन्फ्लेशन को रखने के लिए बात किया गया है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले क्या होता है कि आरबीआई जो रेपो रेट निकालता था, वो रेपो रेट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर निकालता था। लेकिन उर्जित पटेल साहब ने रिकमेंडेशन दिया 2016 में कि नहीं, जब रेपो रेट निकाला जाए तो उसमें जो है कि 5 मेंबर का एक कमिटी हो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर का मन नहीं चलना चाहिए।
क्यों मॉनेटरी पॉलिसी जरूरी है, इन्फ्लेशन को एक सही अवस्था में रखना क्यों जरूरी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एक टारगेटेड इन्फ्लेशन नहीं होगा, देखिए वस्तु का दाम थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक बढ़ जाए तो समस्या होती है। इसलिए क्या है, महंगाई बढ़े लेकिन महंगाई बहुत स्लो अवस्था से बढ़े, बहुत धीरे धीरे बढ़े। अगर अचानक महंगाई बढ़ जाएगा तो उसके बहुत सारा जो है कि नेगेटिव परिणाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर महंगाई कम हो जाएगा या महंगाई नहीं रहेगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा। ये भी एक समस्या होता है, उसका कैसे इम्प्लीकेशन होता है उस चीज को समझाएंगे अभी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्राइस स्टेबल रहे और हमारा ग्रोथ का टारगेट भी जो है कि वो अचीव होते रहे। इस बात को लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी और ये क्या करता है, इन्फ्लेशन का टारगेटिंग करता है। ये 5 मेंबर का कमेटी होता है। तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, इसमें वोटिंग होगा, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उस हर मेंबर को। वही डिसाइड करेगा कि इस बार जो है कि यस आरबीआई का सर। रेपो रेट क्या होगा। और ये जो है कि हर साल जो है कि ये वर्ष में 4 बार मिलता है। हर 3 महीने पे आरबीआई का रेपो रेट आ जाता है, आपको पता है ना। ये जो है कि एमपीसी का कोरम होता है, कोरम यस मतलब सर। समझते हैं ना कि मिनिमम इतना सदस्य मीटिंग में होना चाहिए, तभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कि बैठ के मीटिंग कर सकता है। तो 4 व्यक्ति मिनिमम होना चाहिए कोरम में, तभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल सकता है और बात करता है। जैसे हम लोग संसद में पढ़ते हैं ना कि सांसद का 1/10%, मतलब कि 1/10वां हिस्सा, यानी कि 10% सांसद का होना आवश्यक है संसद में, तभी संसद चल सकता है। उसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी एक कोरम होता है और उस कोरम में 4 व्यक्ति का रहना जो है कि अनिवार्य है। और जिस तरीके से कास्टिंग वोट वहां पे कौन डालता है संसद में, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष डालते हैं। तो उसी लोग। तरीके से यस इसी सर। इसी तरीके से यहाँ भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कास्टिंग वोट कौन डालेगा, तो जो है कि गवर्नर। और जो आरबीआई का गवर्नर गवर्नर क्या होगा, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। चेयरपर्सन होता है। ठीक है। तो ये जो है कि चेयरमैन होता है आरबीआई का गवर्नर, और वो साल में 4 बार जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी का आपको रेपो रेट के दर आपको दिखते होंगे, ये जो है कि निकाला जाता है। और ये जो है कि अभी जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है, ये 4 ±2% का टॉलरेंस दिया प्लस गया है। माइनस 2। तो 4% ±2% क्या होगा कि 2 से 6% के बीच में महंगाई के दर रहने चाहिए। इसी के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। ये 5 वर्ष के लिए जो है ना, इन्फ्लेशन टारगेट जो सेट किया जाता है ना, एवरी 5 ईयर के लिए सेट किया जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है, वो उसमें आरबीआई का कंसल्टेशन भी लिया जाता है। तो अभी जो ये 4% ±2% चल रहा है, ये 5 वर्ष के लिए है। फिर अगला वर्ष महंगाई का टारगेट कुछ अलग हो सकता है कि वो कुछ अलग कर दे कि 5% ±1% कर लीजिए। तो ये टारगेटिंग 5 ईयर्स के लिए किया जाता है, इस चीज को जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि कुछ होते हैं कि महंगाई को कंबाइन करने के लिए, उसको महंगाई से लड़ने के लिए मेजर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। अब मेजर्स किस तरीके से निकाले जाएंगे, तो मेजर्स महंगाई से लड़ने के लिए जो है कि अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, जब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महंगाई से लड़ने का प्रयास करेंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स बोलेंगे, ठीक है। जब क्या कहते हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकार महंगाई से लड़ने के लिए पॉलिसी बनाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसका बोलेंगे, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि कमर्शियल आरबीआई का। आरबीआई जब करेगी या कमर्शियल बैंक्स करेगी तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लिया जा रहा मॉनेटरी है, पॉलिसी। मेजर्स लिया जा रहा है महंगाई को कम्बेट करने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए। अगर सरकार कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कि ये जो है कि फिजिकल पॉलिसी मेजर्स लिया जा रहा है। और अगर अदर प्लेयर्स कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कि ये अदर मेजर्स लिया गया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में क्या होगा, मान लीजिए कि बैंक रेट रेपो में, रेट। मतलब बैंक रेट जिसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब कि इन सारे चीजों में अगर बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट को भी बढ़ा दिया जाए, सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, तो इन सबको कंबाइंड रूप से बोला जाता है पॉलिसी रेट्स, ठीक है। इस तरीके से अगर पॉलिसी रेट्स में इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कि जो कंपनियां हैं वो कम लोन लेंगी तो कम प्रोडक्शन होगा। उसका जब कम इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर भी अपने तरफ से जो है कि पर्सनल लोन कम लेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन का दर महंगा हो गया है। जब लोन का दर महंगा हो गया तो उसके पास क्या हो जाएगा, रुपये कम रहेंगे हाथ में, क्योंकि बहुत लोग लोन लेके भी मोटरसाइकिल खरीद मार्केट में लेते हैं। लिक्विडिटी फ्लो कम होगा। हाँ, तो यस फाइनली सर। क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो कम हो जाएगा।
क्योंकि बहुत लोग लोन वो लेके भी कम हो बहुत सारा काम जाएगा। करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो कम हो जाएगा, और क्या होगा, महंगाई से लड़ने के लिए हमें जो है कि काम करेगा। अब देखो टैक्स सरकार कैसे करती है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार टैक्स रेट में वृद्धि कर देगी। अगर सरकार टैक्स रेट में वृद्धि कर देगी तो उससे भी क्या हो जाएगा, महंगाई कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले कम यस टैक्स सर। पे करने पड़ते थे, तो कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा बचता था, कंज्यूमर के पास जब ज्यादा पैसा बचता था तो वो ज्यादा पिज्जा बर्गर खाने जाता था। अब कंज्यूमर के पास पैसे कम बचे हैं, तो obvious सी बात है कि वो जो है कि कम खर्च करेगा। जब कम खर्च करेगा तो वस्तु का बिक्री कम होगा, जब बिक्री कम होगा वस्तु का, तो फिर क्या करेगा, कंपनी उसका किसी तरीके से दाम घटाएगा। जब कंपनी दाम घटाएगा तो फिर रॉ मटेरियल को भी कम कॉस्ट में खरीदना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से जो महंगाई का साइकिल बढ़ गया था उसको कम किया जा सकता है। तो टैक्स रेट में कम बढ़ा करके जो है कि इंक्रीज अगर कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, उससे भी क्या हो सकता है कि प्राइवेट स्पेंडिंग जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम बचेंगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी कम कर दिया जाए, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या करती है, स्पेंडिंग करती है, इन्वेस्ट करती है। जैसे गवर्नमेंट जो है कि अलग अलग तरीके से खर्च भी करती है, लोगों को सैलरी देती है, एम्प्लॉय को। अगर महंगाई से लड़ना है तो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय के सैलरी का जो हमेशा वो बढ़ाते रहते हैं, एचआर वगैरह बढ़ते रहता है, उसको अगर कंट्रोल कर दे, उससे भी महंगाई कम हो सकता है। हो सकता है नया टैक्स सरकार लगा दे, नया सेस लगा दे, उससे भी महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, ठीक है, ये सरकार की तरफ से ये मेजर्स हैं। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि इससे जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन से मेजर्स से महंगाई घटेगा, कौन से मेजर्स से महंगाई बढ़ेगा। तो ये सारे आपको मेजर्स जो है कि आपको याद होने चाहिए, पता रहने चाहिए कि क्या करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा, और क्या करेंगे तो महंगाई घटेगा। अदर मेजर्स में क्या हो सकता है, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय का सैलरी ही कम कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर महंगाई कम होगा, क्योंकि उसके पास पैसे कम आ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मेजर्स हैं हमारे पास, क्या करने के लिए, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या रहा है, तो यूपीएससी इन्फ्लेशन 2011 होता का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। जी सर। जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूपीएससी 2011 में पूछा गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, किससे कपल्ड है, डिफ्लेशन से है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता से है। है, सी नंबर स्टैगफ्लेशन से है, हाइपरफ्लेशन से है, किससे, जी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से आ जाएगा सर। सी कौन, इन्फ्लेशन। सी कौन बोल रहे हैं, नहीं। ठीक है। उसके बाद ये बनाइए, क्या कह रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेबिटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर, ऐसा नहीं होता है, समझे, नहीं जैसे नहीं। कि कोई आदमी कुछ लोन, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेबिटर, डेबिटर को कैसे बेनिफिट करता है, कि जब महंगाई बढ़ जाएगा तो उसमें क्रेडिटर को लॉस होता है, जैसे कि एसबीआई है, कोई बैंक है, जो लोन देता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, और जो लोन लेता है उसको हम लोग डेबिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर को जो एक लॉस होता है, लेकिन डेबिटर को क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन बेनिफिट डेबिटर, तो यस सही बात है, इन्फ्लेशन बेनिफिट डेबिटर्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स नहीं, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर को महंगाई जो है कि किसी भी मतलब कि क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, बॉन्ड होल्डर्स को, शेयर धारक को, या फिर जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होता है उसको कभी फायदा नहीं पहुंचाता है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप में कौन होगा, जैसे कि पेंशन वाले, सैलरी वाले लोग, उसको फायदा नहीं हो सकता है महंगाई के समय में। क्यों नहीं हो सकता है, सैलरी तो उसका क्योंकि उतना ही उनका रह गया है, फिक्स है। सैलरी यस तो फिक्स है, मान सर। लो 60,000 रुपए की सैलरी है, सैलरी फिक्स है, लेकिन उस 60,000 रुपए से महंगाई के समय उस 60,000 रुपए का परचेजिंग पावर जो है वो घट जाता है, कम हो ठीक है। जाता है। तो उसके कारण उसको जो है कि इन्फ्लेशन कभी भी फायदा नहीं दे सकता, इसलिए सरकार क्या करती है, बीच बीच में महंगाई भत्ता बढ़ाते रहती है। आप देखते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, ओनली वन होगा, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था, 1। ठीक है। उसके बाद बनाइए अगला क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोगों ने बेस इफेक्ट पढ़ा है, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द समटाइम्स। बेस इफेक्ट, व्हाट इज बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रास्टिकली डिफाइनिंग डिफिशियंसी इन द सप्लाई ऑफ द ड्यू फेलियर वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, ये तो क्रॉप्स से तो कोई लेना देना ही नहीं है, डिफिशियंसी वगैरह क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, इरेलीवेंट स्टेटमेंट है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड ड्यू टू द
रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे भी ये कोई भी नहीं लेना देना होगा नहीं है। इट इज इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। यस, इन्फ्लेशन रेट, यही होगा सर। कि महंगाई दर को कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस ईयर में जो हम लोग उसको देखते हैं उसी को क्या बोला जाता है, बेस इफेक्ट, यानी कि पिछले साल महंगाई का क्या स्थिति था और इस साल महंगाई का क्या स्थिति है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस इफेक्ट बेस बोलेंगे। इफेक्ट। ये यूपीएससी 2011 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन ये बनाए थे, बनाइए इसको। तो ये आसानी से बन सकता है क्योंकि डिफरेंस पूछा जा रहा है किसके किसके बीच में, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। डिसइन्फ्लेशन और, सही बात है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, यस सर, सही है। सही है। तो इसको अगर हम लोग समझे आसान भाषा में तो कैसे समझेंगे कि डिफ्लेशन मतलब होता है वस्तु के दाम में कमी होना, उसको बोला जाता है डिफ्लेशन, मतलब कि मुद्रास्फीति कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, उसको बोला जाता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा टर्म है डिफ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या हो रहा है, महंगाई की दर बढ़ तो रही है लेकिन दर के बढ़ने का रेट कम हो गया। जैसे मान लो पहले महंगाई 10% से बढ़ के 20% हो रहा था, 20% से बढ़ के 40% हो जा रहा था, 40 से बढ़ के जो है कि 70 हो जा रहा था, तो महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। लेकिन अगर मान लो महंगाई 10% से बढ़ के 12% हो, 12% से बढ़ के 13% हो, 13% से बढ़ के 15% हो जाए, मतलब बहुत कम लेवल पे बढ़े महंगाई, तो उसको क्या बोलेंगे कि डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है लेकिन महंगाई के बढ़ने का दर जो है वो कम है। ठीक है, कम है। समझ में आ गया। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो नेगेटिव क्यों होगा।